दोस्तों स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें प्लीज़। मैं आज टॉपिक लाया हूँ इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन और डिफिब्रिलेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है ICU CCU का, तो इस सब में मैं आपके लिए डिफरेंस बता देता हूँ। चलो हम टॉपिक पर बात करते हैं। सबसे पहले दोनों को डिफरेंस देखिए। तो इन दोनों प्रोसीजर का सबसे बड़े दो डिफरेंस है। पहला कि डिफिब्रिलेशन एक इमरजेंसी प्रोसीजर है और कार्डियोवर्शन एक प्लांट प्रोसीजर होता है। कार्डियोवर्शन से पहले पेशेंट से कंसेंट लिया जाता है, पेशेंट को एनपीओ रखा जाता है, कुछ दवाइयाँ स्टार्ट की जाती है, कुछ दवाइयाँ बंद कर दी जाती है। तो ये एक मेजर है कि इमरजेंसी एंड प्लांट। दूसरा, जो शॉक डिलीवरी का टाइम है वो एक डिफरेंस है कि डिफिब्रिलेशन में शॉक इलेक्ट्रोड को प्लेस करते ही शॉक डिलीवर कर दिया जाता है, जबकि कार्डियोवर्शन में ईसीजी इलेक्ट्रोड लगा होता है और एग्जैक्टली आइडेंटिफाई हो जाने के बाद क्यूआरएस का जो आर वेव बनता है, आर बनते ही शॉक डिलीवर होता है। तो हमारा यहाँ पे दूसरा डिफरेंस था क्या कि आर वेव पे देना है। आगे देखते हैं कि इनके क्या क्या इंडिकेशंस हैं। डिफिब्रिलेशन किस किस केस में किया जाता है। तो पहला है पल्सलेस वीटी वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया और दूसरा है पल्सलेस वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो सीधी सी बात करें तो वीटी एंड वीएफ जो मेजर इंडिकेशन है डिफिब्रिलेशन के। अब यहाँ पे मैं आपको रोक के बताना चाहूंगा कि ईसीजी के सारे जो डिसअरिथमियाज है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन, ईसीजी के और भी अलग अलग एबनॉर्मल कंडीशंस है, हार्ट ब्लॉक, एमआई, हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, एक वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रहा हूँ और आप वीडियो को जाके जरूर देखें। 10-12 मिनट के वीडियो में बहुत आसान भाषा में वीडियो को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वो वीडियो जरूर देखें। कंटिन्यू करते हैं हमारे डिफिब्रिलेशन को। तो डिफिब्रिलेशन एग्जैक्टली जैसे कि ये कंडीशन है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, जहां पे कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकते PQRS क्या बन रहा है, तो इस केस में डायरेक्ट शॉक डिलीवर हुआ और रिज्यूम कर सकता है साइनस रिदम कि वापस हार्ट ठीक से अप्रोप्रिएट तरीके से बीट करने लग जाए। अगला है डिफिब्रिलेशन पेशेंट को तब भी किया जाता है जब CPR दे रहे हैं। 2 मिनट के साइकिल के बाद, हर 2 मिनट के साइकिल के बाद पेशेंट को डिफिब्रिलेट किया जाता है, बट ये भी पेशेंट को डॉक्टर के ऑर्डर के बाद किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट कैसे किया जाता है। यहाँ पे हर लाइन पे क्वेश्चन बनता है। तो पहला जो इलेक्ट्रोड है वो राइट साइड के थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस के स्टर्नम जो है इसके राइट साइड में थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस पे प्लेस किया जाएगा और जो दूसरा इलेक्ट्रोड है वो हमारा होगा फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के मिड एक्सिलरी लाइन। जो मिड एक्सिलरी लाइन है वहां पे फिफ्थ इंटरकोस्टल पे स्पेस पे प्लेस किया जाता है। अब इन दोनों पेडल पे प्रेशर अप्लाई करना होगा। कितना प्रेशर अप्लाई करना होगा? 25 पाउंड्स, जो कि लगभग 10 से 12 किलो हो जाएगा। यह प्रेशर के साथ जेली अप्लाई करना जरूरी है होता है। तो यहाँ पे दो तरीके के डिफिब्रिलेशन होता है, बाइफेजिक एंड मोनोफेजिक। मोनोफेजिक एंड बाइफेजिक जो है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि मोनोफेजिक का मतलब मान लेते हैं एक इलेक्ट्रोड होता है और बाइफेजिक का मतलब होता है दो इलेक्ट्रोड। तो ये बिल्कुल ही गलत उनका एजम्पशन है, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोड दोनों ही कंडीशन में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि मोनोफेजिक जो होता है उसमें एक पेडल से दूसरे पेडल की तरफ शॉक डिलीवर होता है, जबकि बाइफेजिक में पहले से दूसरे की तरफ इलेक्ट्रिक शॉक डिलीवर होगा और दूसरे से पहले की तरफ, मतलब दोनों में 2 वे में इलेक्ट्रिक शॉक डिलीवर होता है। अब कितना एनर्जी डिलीवर होगा? तो जो मोनोफेजिक है उसमें हाई लेवल का इलेक्ट्रिक शॉक डिलीवर होता है, जो कि मैक्सिमम लेवल है 360 जूल का मोनोफेजिक में। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। एंड दूसरी चीज, बाइफेजिक में थोड़ा कम एनर्जी लेवल होता है जो कि डिसाइड किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। तो ये होता है 120 to 200। अब बात करते हैं कार्डियोवर्शन। कार्डियोवर्शन जो कि एक प्लांट प्रोसीजर होता है और इसमें एनर्जी लेवल डिसाइड होता है 50 to 200 जूल्स। अब डिपेंड करता है कि पेशेंट को कौन सी कंडीशन है, एट्रियल फ्लटर है, एट्रियल फिब्रिलेशन है या फिर और कौन सी कंडीशन है, तो इसके हिसाब से उसमें जूल कंपेरेटिव डिफिब्रिलेशन के कंपेयर में यहाँ पे एनर्जी लेवल कम होता है। अब ये जो ECG वेव है, यहाँ पे P वेव शायद मल्टीपल है
एंड QRS कॉम्प्लेक्स का जो R वेव बनेगा यहाँ पे उसी टाइम पे शॉक डिलीवर होगा और इसके बाद नॉर्मल साइनस रिदम आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि R वेव आइडेंटिफाई कर पा रहा है ECG तो ही शॉक डिलीवर होगा। यस अब कार्डियोवर्शन किस किस केस में दिया जाता है? एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर, स्टेबल वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, जबकि डिफिब्रिलेशन में अनस्टेबल वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया था जिसमें पल्स ही नहीं आ रही थी। तो वो कैसे, पल्स है ही नहीं तो पेशेंट बहुत सीरियस है, वहां पे CPR स्टार्ट कर दिया गया है। स्टेबल वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है तो हम कार्डियोवर्शन देंगे। ये सारे टाइप के ECG आप जरूर वीडियो देखें। अब कार्डियोवर्शन से पहले क्या क्या चीजें की जाती है तो बात करें, पेशेंट को NPO रखा जाता है, पेशेंट से कंसेंट लिया जाता है, एंटीकोएगुलेंट स्टार्ट कर दिए जाते हैं 102 वीक पहले, टेगोक्सिन यदि चल रहा है तो 48 आवर्स से पहले स्टॉप कर दिया जाता है, IV सेडेशन किया जाएगा और इसके बाद जब भी शॉक डिलीवर होता है तो सक्शन इक्विपमेंट रेडी होते हैं, इंट्यूबेशन इक्विपमेंट रेडी होते हैं और सम टाइम इसका कॉम्प्लिकेशन हो जाता है कि पेशेंट एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन के बाद